जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए साइंस की क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 18 रहेगी। ठीक है, और इससे पहले हम 17 क्लासेस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। इस वीडियो के अंदर हम बात करें तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पोषण। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बायोलॉजी का। ठीक है, आइए ज़रा देखिए। हम सबसे पहले हम इसमें पोषण हेडिंग डालिए आप। क्या हेडिंग डालेंगे आप? पोषण, और फिर हम उस पर जो है वो अपना चर्चा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पोषण को हम न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, क्लियर, ये लिख लिया आपने। अब देखिए ज़रा साथियों, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। वैसे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, डेफिनेशन में लिखिए पोषण होता क्या है। लिखिए, पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है या प्रक्रिया है जिससे मानव, जिससे मानव, या आप जीवधारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिससे मानव ऊर्जा तथा शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थों को प्राप्त करता है। राइट, पदार्थों को प्राप्त करता है। क्लियर, तो ये हमारी पोषण की जो है वो डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लिखेंगे। क्लियर है। पोषण क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मानव ऊर्जा और शरीर को निर्माण करने वाले पदार्थ जो होते हैं उनको प्राप्त करता है। ठीक है, आइए ज़रा हम अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जानते हैं, पोषण के प्रकार जानते हैं। ठीक है, इनसे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आता है, पोषण के प्रकार। ठीक है, इनसे प्रश्न आपका आता है तो इसको आप याद रखेंगे। क्लियर है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, पोषण कितने प्रकार का होता है साथियों? पोषण 2 प्रकार का होता है। पोषण एक तो होता है स्वपोषी। राइट, क्या होता है? एक तो होता है स्वपोषी और एक क्या होता है आपका परपोषी। क्लियर। होता तो काफ़ी टाइप्स का है, लेकिन मेनली हम बात कर रहे हैं तो मेनली आपका 2 टाइप्स का ही होता है। स्वपोषी होता है या परपोषी होता है। ठीक है, स्वपोषी की अगर हम बात करें तो स्वपोषी के अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं, स्वयं का भोजन बनाने वाले, स्वयं का भोजन बनाने वाले, बनाने वाले क्या होते हैं? आपके स्वपोषी होते हैं। और जो जीव भोजन के लिए, भोजन के लिए आश्रित होते हैं। ठीक है, किसी ना किसी चीज पे आश्रित होंगे, वो क्या कहलाएंगे? परपोषी कहलाएंगे। तो के लिए आश्रित होते हैं, क्या कहलाते हैं साथियों? वो कहलाते हैं आपके परपोषी। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो जितने भी आपके प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो सभी के सभी स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक कोश के जीव भी हैं। एक, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। राइट, एक कोशिकीय जीव, तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि एक है युगलीना। क्लियर, युगलीना हो गया। एक होगा क्लेमाइडो, क्लेमाइडो मोनास। राइट, क्लेमाइडो मोनास, ये भी एक ऐसा जीव है या ऐसा एक कोश की जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स के अंदर तो आप जानते हैं। देखो, कौन से आएंगे? जैसे कि इसमें तो सभी जीव जंतु लगभग आ जाते हैं। सभी जीव
जंतु। ठीक है, क्लियर है। इसके अंदर जैसे कि और भी इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, परपोषी के अंदर, परपोषी के अंदर परजीवी भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, परजीवी हो गए, मृतोपजीवी हो गए, ये सभी के सभी क्या हैं, अपने भोजन के लिए किसी न किसी चीज़ पर आश्रित होते हैं। इसके अलावा कीट भक्षी हो गए। तो ये सब ना एक तरीके से टाइप भी हैं, इसके पोषण के टाइप भी हैं। और ये बोल सकते हैं कि वैसे ये सब परपोषी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। परजीवी, मृतोपजीवी, कीट भक्षी, ये सभी के सभी जो हैं वो एक दूसरे पर आश्रित, बोलो ये सभी के सभी जो किसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, परपोषी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, क्लियर। ये इसके एग्जांपल्स नहीं है, ये परपोषी के टाइप्स हैं। ठीक है, क्या है, परपोषी के टाइप्स हैं। क्लियर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पोषण दो प्रकार का होगा, स्वयं का भोजन बनाने वाले। तो जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी के सभी अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, राइट। इसके अलावा एक कोष की जीव के अंदर यूग्लिना हो गया, क्लेमाइडो और मोनास हो गया। ठीक है, परजीवी के अंदर तो सभी जीव जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो परजीवी, मृतोपजीवी, कीटभक्षी, सभी के सभी परपोषी के परपोषी के टाइप्स हैं, इसी के अंदर आ जाते हैं। क्लियर है। चलिए आगे आ जाइए ज़रा। अब हम भोजन की बात करते हैं, तो हेडिंग डालिए भोजन, जिसे हम बोलेंगे फूड। क्लियर है। चलिए, तो ये फूड आपने लिख लिया। तो देखिए, फूड होता क्या है, इसका कार्य की बात करें तो भोजन के कार्य क्या होते हैं। भोजन का काम क्या होता है, शरीर की वृद्धि और ऊर्जा, इसके अलावा मरम्मत शरीर की, बॉडी की, ये सब काम जो है करने के लिए हम क्या लेते हैं, भोजन लेते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा न्यूट्रिशन एलिमेंट या ऐसा एक पोषक पदार्थ जिससे हमको वृद्धि होती है हमारी शरीर की, जिससे ऊर्जा मिलती है और मरम्मत होती है। ठीक है, और जैविक क्रियाओं का संचालन करने के लिए, जैविक क्रियाओं जैविक क्रियाओं का संचालन करने के लिए हम जिस एलिमेंट को गेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं भोजन। ठीक है, तो हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, भोजन के अवयव, ये इम्पोर्टेंट है, भोजन की डेफिनेशन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लिखिए भोजन के अवयव, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। ठीक है, भोजन के अवयव, राइट। तो भोजन के अवयव आप लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, राइट। क्लियर है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में हम बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट आएगा, कार्बोहाइड्रेट, राइट। ठीक है, देखिए, ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिखिए ज़रा, पहला पॉइंट लिखिए कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं, राइट। क्या होते हैं, कीटोन होते हैं। क्लियर है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया किसका, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:2
अनुपात 1 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में आपका ग्लूकोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, क्लियर। तो ये एक प्रकार से क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और इसका यूज़, कार्बोहाइड्रेट का यूज़ किस लिए हम करते हैं, ग्लूकोज बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। तो कई बार आपका ग्लूकोज लिख के आएगा, कई बार कार्बोहाइड्रेट लिख कर आएगा। ठीक है, तो इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, राइट, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, या हिंदी में बोले तो त्वरित ऊर्जा के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ग्लूकोज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी पूछा गया है। लिखिए, खिलाड़ी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, कई बार ऐसे भी आता है ये क्वेश्चन, खिलाड़ी तुरंत एनर्जी के लिए, तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग करता है। ठीक है, क्या प्रयोग करता है, राइट। इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपका एक लिखा होता है ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा आपका लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए दूसरा आपका लिखा हुआ है सेल्यूलोज, राइट। थर्ड पे मान लीजिए फर्स्ट प्लस सेकंड, और फोर्थ मान लीजिए नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सिमिलर आपका सेकंड साइड आपका ये भी लिख के दे सकता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में आपको दे सकता है बसा। थर्ड ऑप्शन में आपको दे सकता है, मान लीजिए मान लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड दे दे, और फोर्थ में आपको दे दे नन ऑफ दिस, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, हम सिर्फ आंसर की बात करें तो इस टाइप से आपके ऑप्शंस आ जाते हैं। जब भी इस टाइप से ऑप्शंस हो तो फिर आप चूज़ करेंगे क्या, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का यूज़ हम इंस्टेंट एनर्जी के लिए करते हैं, राइट। और यहाँ पर अगर इस टाइप से ऑप्शन है तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। सो जो कार्बोहाइड्रेट से क्या है, खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। क्लियर, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिसपे अक्सर हमने देखा है कन्फ्यूजन बना रहता है बच्चों को, एक और क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन ये है, अ, सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है, सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है, राइट। एक ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, किस में होती है। क्लियर है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो याद रखिए, आंसर के तौर पे हम ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो बसा में होती है। ठीक है, किस में होती है सबसे ज़्यादा ऊर्जा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो बसा के अंदर होती है, ना कि ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, हाँ ये बोल सकते हैं आप कि आपसे पूछा जाए कि तुरंत एनर्जी प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, तो तुरंत के लिए ग्लूकोज होता है, क्योंकि फर्स्ट जो बसा होता है, जो फैट होता है, वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो जिस कारण आपको जल्दी से एनर्जी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी चाहिए तो फिर आपको फैट गेन करना ही पड़ेगा। क्लियर है, दोनों चीज़ आपकी क्लियर हो गई, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। पॉइंट नंबर हमारा थर्ड रहेगा। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, लिखिए ज़रा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऑक्सीकरण से 17 किलो जूल
किलो जूल ऊर्जा अथवा 4.1 किलो कैलोरी कैलोरी ऊर्जा निकलती है या उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊर्जा निकलती है। क्लियर है साथियों, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, लिखिए कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट ऑक्सीकरण के बाद ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्लियर है, ये पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए यह शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, क्या है? प्रमुख स्रोत है। क्लियर है साथियों, तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 17 किलो जूल या 4.1 किलो कैलोरी निकलती है। और कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा देता है, और ऊर्जा शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट एक मेन सोर्स है, राइट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। लिखिए कार्बोहाइड्रेट 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 से हमारे शरीर को 60 से 80% ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप जब भी भोजन गेन करते हैं तो भोजन के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाइए ज़रा, लिखिए लिखिए कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट हमारे शरीर की लगभग 1%, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की लगभग 1% भाग का निर्माण करते हैं। ठीक है, 1% भाग का निर्माण करते हैं। क्लियर है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? हमारी बॉडी का 1% भाग जो है वो निर्माण करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितनी एनर्जी होती है? लगभग 60 से 80% के बीच में हमें जो एनर्जी मिलती है भोजन से, जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही आती है। ठीक है, क्लियर है। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स लिख लीजिए, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, लिखिए ज़रा कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। क्लियर है, तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार जो है ना साथियों वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मोनोसैकेराइड। कौन सा होता है? एक होता है मोनोसैकेराइड। ठीक है, एक ये टाइप हो गया। दूसरा लिखिए जरा, दूसरा होता है डाइसैकेराइड। कौन सा होता है? डाइसैकेराइड। ठीक है, और थर्ड की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के क्या हैं? टाइप्स होते हैं। क्लियर, इनकी डेफिनेशंस के बारे में तो कुछ ज़्यादा आपको जानना नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं सिंपल सा।
ठीक है। इसमें शर्करा की 1 यूनिट होती है, इसके अंदर 2 यूनिट होती हैं, और इसके अंदर क्या होती है, काफ़ी सारी मोनोसैकेराइड्स होती हैं। क्लियर, मतलब शर्करा के जो काफ़ी सारे अणु मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप एग्जाम्पल समझिए, क्योंकि एग्जाम्पल आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। मोनोसैकेराइड के अंदर ग्लूकोज आता है, ठीक है। ग्लूकोज के अलावा इसमें फ्रैक्टोज आता है, फ्रैक्टोज के अलावा इसमें गैलेक्टोज आता है, गैलेक्टोज, ठीक है। और तीनों का फॉर्मूला सेम होता है। फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। डाइसैकेराइड की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है आपकी शर्करा की 2 यूनिट्स आएंगी। इसके अंदर शर्करा की 1 यूनिट, इसके अंदर शर्करा की 2 यूनिट, ठीक है। तो ये जो है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगी आपकी चीनी, ठीक है। चीनी के अलावा इसमें आ जाएगी माल्टोज, माल्टोज, और आ जाएगी आपकी लैक्टोज, ठीक है। माल्टोज और लैक्टोज, क्लियर है। चलिए, पॉलीसैकेराइड के अंदर क्या आ जाएगा, पॉलीसैकेराइड के अंदर मल्टी सैकेराइड्स, मल्टी मोनोसैकेराइड्स जो है वो इंक्लूड हो जाएंगी। क्या इंक्लूड हो जाएंगी, मल्टी मोनोसैकेराइड, ठीक है। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगी सेल्यूलोज, ठीक है। जिसे हम स्टार्च भी बोल देते हैं, क्लियर। तो सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, स्टार्च के अलावा आपका ग्लाइकोजन हो गया, क्या हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, राइट। और काइटीन हो गया, काइटीन, राइट, काइटीन हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं वो किसके हैं, पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल्स हैं। क्लियर है। फिर से अगेन आप रिपीट करेंगे। मोनोसैकेराइड क्या है, जिसके अंदर शर्करा की 1 यूनिट है, वो मोनोसैकेराइड है। एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड जिसके अंदर शर्करा की 2 यूनिट इंक्लूड होंगी, वो इसके एग्जांपल चीनी, माल्टोज और लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड, इसके अंदर मल्टी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, तो इसके एग्जांपल सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन, ठीक है। क्लियर, ये सारी चीज़ें आ गई हैं आपकी, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट आगे। हम बात करते हैं भोजन में कार्बोहाइड्रेट की, कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट के कहाँ कहाँ से हमको भोजन में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो भोजन में हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट के रूप में सबसे पहले आपको बात करनी है सेल्यूलोज की, ठीक है। क्योंकि सेल्यूलोज आपका एक मेन इंग्रेडिएंट है, क्योंकि सेल्यूलोज हमसे कहाँ से मिलता है, हमको सेल्यूलोज मिलता है हमको पेड़ और पौधों से, ठीक है। क्लियर। तो ये हम जब भी पेड़ पौधों से बनी हुई साग सब्जियां बनाते हैं तो उसके साथ हम सेल्यूलोज को क्या करते हैं, गेन करते हैं, खाते हैं, ठीक है। देखिए सर, इसके एग्जांपल्स, वो सॉरी, इसके पॉइंट्स लिखिए, लिखिए। यह कोशिका भित्ति में पाया जाता है, और लिखिए कोशिका भित्ति में पाया जाता है, राइट। और आपको एक चीज़ हम बता ही चुके हैं कि कोशिका भित्ति किसके अंदर होती है, कोशिका भित्ति होती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो सेल्यूलोज कहाँ पे मिलता है, सेल्यूलोज जो है वो प्लांट्स में मिलता है, ठीक है। और सेल्यूलोज होता क्या है, सेल्यूलोज होता है पॉलीसैकेराइड, क्लियर है ना, पॉलीसैकेराइड, अभी बताया था। और पॉलीसैकेराइड में क्या होती है, मल्टी मोनोसैकेराइड, ठीक है। बताया था आपको, मल्टी मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड जो है वो बनता है, क्लियर है। चलिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए जरा, सेकेंड पॉइंट्स आप नोट करेंगे। सेकेंड पॉइंट लिखिए, कपास एवं कागज शुद्ध सेल्यूलोज से बने होते हैं, शुद्ध सेल्यूलोज से बने होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेल्यूलोज ग्लूकोज का, सेल्यूलोज ग्लूकोज का बहुलक
होता है, ठीक है। किसका बहुलक है सेल्यूलोज? ग्लूकोज का बहुलक है, क्योंकि ग्लूकोज होता है क्या? ग्लूकोज होता है मोनोसैकेराइड, बताया था, मोनोसैकेराइड, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है? मोनोसैकेराइड, ठीक है। तो ये इसी का वो होता है, क्या होता है? इसी का बहुलक होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जरा इसके आगे, ठीक है। सेल्यूलोज के बारे में ही लिख रहे हैं हम, लिखिए जरा। इसका सेल्यूलोज का जो पाचन है, इसका पाचन किस में होता है? इसका पाचन जो है वो पशुओं में होता है, पाचन पशुओं में हो जाएगा, ठीक है। पशुओं में जिसमें आपकी कौन? गाय शामिल हो जाएगी, जिसमें आपकी भैंस शामिल होगी, जिसमें आपकी बकरी शामिल होगी, राइट। तो क्योंकि आपने देखा होगा कि ये डायरेक्ट फॉर्म में जो है वो पत्तियों को खाते हैं, पेड़ों को खाते हैं, तो पेड़ों में पत्तियों में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। हालांकि हम भी सेल्यूलोज को खाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम साग सब्जियां बनाते हैं, जब भी आपने देखा होगा किसी भी चीज़ की आप भाजी बनाते हैं तो क्या मिलता है उसमें? सेल्यूलोज ही इंक्लूडेड होता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट फॉर्म में हम जो है वो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ आप नोट डाल के लिख सकते हैं, सेल्यूलोज का सेल्यूलोज का पाचन मानव में नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने देखा हो कि हम पेड़ पौधों को जिस तरीके से गाय भैंस बकरी जैसे चारा खाते हैं ना, आप चारा नहीं खा सकते। खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? आप उसको कब कंजप्ट कर सकते हैं? जब आप सेल्यूलोज को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो फिर आप उसको खा सकते हैं, ठीक है। क्लियर? आप भूसा नहीं खा सकते हैं, आप पेड़ पौधे नहीं खा सकते, ठीक है। उनके बस पे नहीं रह सकते। तो सेल्यूलोज का पाचन जो है मानव के अंदर नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है साथियों? आपका पाचन आप किस पे डिपेंड होते हैं? आप डिपेंड होते हैं ग्लूकोज पे। तो जब आपका किसी भी चीज़ को अब जब आप कंजप्शन करते हैं तो उस टाइम पे उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको ईजिली इसका पाचन कर पाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा तनी नहीं खाते हैं हम, तनी खाएं कभी आपने? तने भेड़ बकरियां ही पचा पाएंगी, आप नहीं पचा पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हमने कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली, अब हम शर्करा की बात कर लेते हैं, ठीक है। शर्करा की बात कर लेते हैं, जिसे हम शुगर बोलते हैं, चीनी बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे नामों से जानते हैं। और इसका स्वाद आपको पता है मीठा होता है। स्वाद लिखिए, स्वाद कैसा होता है इसका? मीठा होता है, राइट। और रंग इसका कैसा होता है? सफ़ेद होता है रंग, इसका सफ़ेद होता है। अब बाद में आप उसमें कलर वलर मिला दें तो नहीं कह सकते, बाकी रंग उसका सफ़ेद होता है, ठीक है। और घुलनशील पदार्थ है ये, घुलनशील पदार्थ, राइट। घुलनशील पदार्थ होता है। इसके अलावा ये जो है वो फलों के अंदर पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, राइट, ठीक है। अब फलों, ये मत कह दीजिएगा फलों के अंदर सर फ्रैक्टोज पाया जाता है। तो फलों के अंदर फ्रैक्टोज भी पाया जाता है, लेकिन फ्रैक्टोज किसका हिस्सा है? शुगर का ही, आप एक तरीके से, क्योंकि शुगर क्या है? डाइसैकेराइड है, और फ्रैक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड है, ठीक है। क्लियर है? तो ये शुगर का ही पार्ट होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ग्लूकोज शर्करा की शर्करा की अतिरिक्त मात्रा, ग्लूकोज शर्करा की अतिरिक्त मात्रा यकृत में, यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में, यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में, तथा शरीर में या बोल सकते हैं शरीर के अन्य भागों में, शरीर के अन्य भागों में वसा के रूप में संग्रहित रहती है, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, लिख लीजिएगा आप।
संग्रहित रहती है। क्लियर है? तो आपको पता होगा आपका जो यकृत है, लीवर है, वो ग्लूकोज को किस में चेंज कर देता है? ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन आपका पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीसैकेराइड है। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। शर्करा आपकी डाइसैकेराइड है। ठीक है, ग्लूकोज और शर्करा जो शक्कर होती है, इन दोनों को आपका जो यकृत होता है वो किस में चेंज कर लेता है? वो उसको ग्लाइकोजन में चेंज करके रखता है, और बाकी अगर बच गई है फिर भी तो उसको बसा की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। क्लियर है? शर्करा हो गया। नेक्स्ट आ जाइए ज़रा आप। इसके बाद अब हम स्टार्च की बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, ये हमारा कौन सा थर्ड पॉइंट होगा? स्टार्च। ठीक है, स्टार्च की अगर हम बात करें तो ये भी जानते हैं आपको स्टार्च होता क्या है? अभी जस्ट बताया था स्टार्च के बारे में। क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है? क्या होता है स्टार्च? बताइए ज़रा। स्टार्च होता है आपका पॉलीसैकेराइड। क्या होता है साथियों? स्टार्च होता है आपका पॉलीसैकेराइड। राइट, लिखिए इसका पॉइंट पहला। पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं का संग्रहित पदार्थ। ठीक है, स्टार्च जो होता है वो किसके अंदर होता है? पादपों के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, फिर उसको हम उनसे कंजप्ट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, HCl द्वारा इसको अपघटित किया जाता है। ठीक है, अपघटित किया जाता है। HCl तो जानते हो ना आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, आपको इसका पीएच वैल्यू जो है वो बताना है। HCl की पीएच वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, तो स्टार्च क्या होता है साथियों? स्टार्च जो है वो पादप कोशिकाओं को संग्रहित करने वाला पदार्थ होता है। सॉरी, पादप कोशिकाओं में जो है वो संग्रहित होता है। ठीक है, पादप की कोशिकाओं के अंदर संग्रहित होता है स्टार्च। ठीक है, और स्टार्च आपको पता है क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है, और इसका अपघटन जो है वो HCl के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। क्लियर? तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट के सोर्स, वसा के सोर्स, विटामिन्स, प्रोटीन के सोर्स, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, और उम्मीद है आप प्रॉपर तरीके से नोट अपना मेंटेन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, पढ़ते रहिए। फिर भी आपको अगर कोई भी इशू आता है तो बताइए ज़रा उसको कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।